तो कैसे वो आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हो और हमें पहली बार देख रहे हो, अगर जो पहली बार देख रहा है उसको बता दें, हमारे चैनल में PYQ रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज चालू है, जहाँ पर मैथ्स का रीजनिंग और जीके जीएस का, जहाँ पर आपको साइंस का प्रश्न मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, पूरा जीके जीएस समाहित रहेगा। 3 पार्ट में कवर हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं पर डे प्रयास करने का। और अभी तक आप बता दें 75 से 80 के बीच वीडियो बन चुके हैं, तो इतनी वीडियो मामूली बात नहीं है। और आपको यहाँ बस हम न्यू एडिशन के हिसाब से RPF कांस्टेबल, ध्यान रखें RPF कांस्टेबल और जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके भी प्रश्न यहाँ पर समाहित किए हैं, जिससे अप टू डेट प्रश्न आप समझ सको। चलिए, और रही बात रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी RPF कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करके पढ़ सकते हो। और इस शिफ्ट का, इस तारीख का हमने 20 प्रश्न का जीके जैसे कवर कराया, और आप पता पूरा 40 प्रश्न आने वाला। अब सेकेंड पार्ट कवर होगा इसी शिफ्ट का, तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो इस शिफ्ट का, इस तारीख के प्रश्न अगर हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। नहीं तो आप कहोगे सर भर्ती परीक्षा कहीं और की दिखा और कहीं के प्रश्न रहे, तो ये गलत बात है कि नहीं। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, और जो हमसे कर रहा है वो सीखेगा बड़े के चलते हैं। बाकी शेष प्रश्नों को शिफ्ट वहीं रहेगी। चलिए, तो यहाँ तक इस प्रश्न को हमने हल करके बताया था। और अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो पार्टों की तो संख्या कम ही नहीं है। हर पोर्शन की बात करें तो कम से कम 20-20 प्रश्न बन चुके हैं, 20-20 पार्ट बन चुके हैं। मैथ्स के 20, मान लो रीजनिंग के 20 और जीके जीएस के 20, तो प्रश्नों का भंडार रखा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां विधान परिषद है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन चौथा में है, और हमने इसका आपको होमवर्क दिया था। अगर होमवर्क नहीं बनाया तो बहुत गंदी बात है, पिछले पार्ट मैंने पढ़ाया था। चलिए अगले पढ़ने के चलते हैं। बाकी अगर आप नए हो तो आप लोग कमेंट बताओ और कितने राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। विधानसभा अलग होता है, विधान परिषद अलग होता है। विधानसभा सभी में है लेकिन विधान परिषद नहीं होती है। गिनती के हैं राज्य जिनकी संख्या आप कमेंट बताओ। चलिए, इस पार्ट का पहला प्रश्न चल रहा है, ये कह सकते हो 54 है। 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और पेपर एग्जाम की बात करें 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, और उस समय 2020 और 2020 के लास्ट मंथ में एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 21 तक एग्जाम चला था, तो उसी के प्रश्न पत्र कवर हो रहे हैं। तो उस समय एग्जाम 2020 में हुआ था, 21 में, इसलिए करंट पर 2020 का आया था। तो 2020 में उस समय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में गली बॉय, एक फिल्म याद रखें, इसे दिया गया था। तो वर्तमान में किसे मिला है 2024-25 का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न करंट अफेयर का था उस समय, अगला पढ़ने। तो गली बॉय को यह पुरस्कार 2020 में मिला था। और याद रखें ये भर्ती परीक्षा का प्रश्न भली है एनटीपीसी का। ग्रुप डी RPF कांस्टेबल ऐसा है जो जल्द एग्जाम नेक्स्ट बार फिर आने वाले, ALP में काम आने वाला, जेई में काम आने वाला। तो रेलवे की समस्त भर्ती परीक्षा में काम आएगा, याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम समझा रहे थे हर भर्ती परीक्षा SSC, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा, और चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो। तो प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर, याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय, ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ेगा। और न्यूयॉर्क आपको पता कहाँ, USA में है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, आप कह सकते हैं अमेरिका। और राजधानी तो आप पता होनी चाहिए क्या है, वाशिंगटन DC है कि नहीं। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप प्रश्नों को समझ रहे हो, सीख रहे हो, और अगले एग्जाम में आप काम देगा, याद रखिएगा। शिफ्ट बाय डे बाई आपको प्रश्न कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और थोड़े बहुत भूल चूक हो तो माफ़ी चाहेंगे, कई बार प्रश्न गड़बड़ हो जाता है। बाकी प्रयास करते हैं 100% आपको सही। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर आपको साइंस से मिलेगा, भूगोल मिलेगा, अर्थशास्त्र मिलेगा, इतिहास मिलेगा, संविधान मिलेगा, आपको खेल मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा, सूचना प्रौद्योगिकी, पूरे प्रश्न यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया, याद रखेंगे। तो आपको बता दिया जाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था या इनसे संबंधित है। जितने सिद्धांत हैं उनकी थ्योरी क्या है और किसने प्रतिपादित किया है, ये आपका प्रश्न बनने वाला है। तो आप लोग अभी समय रहते हुए प्रश्नों को पढ़ सकते हो। हम आपको सिर्फ PYQ प्रश्नों का सीरीज चला के आपको जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग, तो आपको बता दें मैथ्स रीजनिंग आपको बिल्कुल समझा के बता रहे हैं कि ये प्रश्न छपेंगे मतलब छपेंगे। और जीके जीएस की बात करें सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, आइडिया लगवा रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, इस बात नहीं है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके पहले हमें DRDO का प्रश्न आ चुका है, इसके पहले हमें इसरो का प्रश्न आ चुका है। भाई कितने बार बताऊं आपको, जो कॉन्सेप्ट जो प्रश्न आ रहा है उसको समझिए आप, किस लेवल का, किस टॉपिक का, किस विषय का, किस सब्जेक्ट का, किस लेवल से कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित, याद रखेंगे ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसरो की बात करें तो आप जानते होंगे इसरो कहाँ पर है, इसरो चाहे DRDO, ये दोनों आपके कर्नाटक के बेंगलोर में है। और आप देख पा रहे होंगे भाभा परमाणु की बात कर रहा है, जी आपका अनुसंधान केंद्र है, जी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार जितने भी आपके प्रमुख भारतीय संगठन हैं, संस्थान हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करते हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे परमाणु अनुसंधान हो, चाहे कोई फसल अनुसंधान हो, पूरे आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिए भाई, आपको बार बार इंतला कर दे रहा हूँ मैं, फिर एग्जाम फंसेगा प्रश्न कि अनुसंधान केंद्र से प्रश्न पूछ रहा था, हमें फसल वाला पूछा था, परमाणु वाला पूछा था, अंतरिक्ष केंद्र पूछा था, हमें नहीं बनना। तो फिर मत पछताना होगा कि नहीं सर बता रहे थे हम प्रश्न का सिलेबस, तो हम क्यों नहीं पढ़े। अगला प्रश्न आपके समक्ष है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे NNP कहते हैं, याद रखें क्या है, ये पूछ रहा। NNP क्या होता है याद रखें, तो आपको पता होनी चाहिए NNP। जैसे आज ये प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका इकोनॉमी अर्थशास्त्र का प्रश्न, तो उसका थोड़ा सा टर्म होता है ना, वो अर्थशास्त्र से संबंधित विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आता है। तो NNP जिसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका जो फॉर्मूला दे के रखा हमें GNP, ठीक है। GNP माइनस, इसे हम क्या बोलते हैं, मूलहास, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलहास, डिस्प्रिकेशन। इसमें जो अंतर हो, डिप्रीकेशन जो है आपके पास, मूलहास हिंदी बोलते हैं, GNP और मूलहास में जो अंतर होगा उसे ही हम NNP कहते हैं, मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप समझ पा रहे हो किस लेवल का प्रश्न पूछा है भाई, उतना ऐसा नहीं है कि आप सरल आए भाई। CBT 1 एग्जाम याद रखें, CBT 1 एग्जाम की तैयारी अगर आप कर पा रहे हो तो आप CBT 2 भी आराम से क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो तो दिक्कत की बात है। अगर पूरा आपको बता रहा हूँ ना, जो प्रश्न एक बार आया है उसका डीपली उठा के प्रश्न पढ़ो, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो भाई। हम आपको सिर्फ इतना सहायता कर पा रहे हैं, प्रश्न का लेवल दिखा रहे हैं, आइडिया लगा पा रहे हैं, यहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे छपने वाले। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 71 है, भारत की संविधान सभा। अभी हमें प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस परिषद ने किया था, हमने बोले थे कैबिनेट मिशन, जो 1946 में आया था। देखिए उसी से संबंधित प्रश्न फिर से आ गया। तो भारत की संविधान सभा शायद पिछले शिफ्ट में रहा होगा, है कि नहीं। और साथ में थोड़ा सा मिस जानकारी ऐसे हो सकता है कि हम MP आबकारी के लिए GK जैसे और साइंस वहाँ कवर करा रहे हैं, वहाँ भी इन्हीं की जैसे प्रश्न मिलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता कई बार। यहाँ पर हमें पूछ रहा है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, या किसने सोचा था कि संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, जो संविधान निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आपको बता दें MN राय, ठीक है। MN राय एक व्यक्ति थे जो शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया, पहली बार बताया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 74 शिफ्ट वही तारीख वही है, जन शिक्षण संस्थान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SS कहते हैं, का संचालन किसके संरक्षण में होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न तो MP आबकारी में पूछ रहा है भाई, मैं वहाँ भी प्रश्न कवर करा रहा हूँ, MPY की सीरीज चला रहा हूँ रिकॉर्ड वाला, GK साइंस का। अभी बात भी बताया थोड़ी देर पहले। और MP आबकारी PY की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो भाई, अगर पढ़ना है तो, अगर आप MP के विद्यार्थी हैं तो वही बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ का डाटा वहाँ भी काम आएगा, वहाँ का डाटा यहाँ काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा भाई। कोई भी जानकारी फालतू नहीं होती है, भर्ती परीक्षा में आप काम देगा। थोड़ा सा जो लेवल रहता है प्रश्नों का वो हल्का सा अलग रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है, बस बाकी प्रश्न तो यहाँ काम देने वाले हैं। तो जो जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता, याद रखें जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। तो हर मंत्रालय का अपना अपना कार्य होता है और अपना अपना उद्देश्य से चलते हैं, तो सभी मंत्रालयों का उद्देश्य कार्य आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो संतूर एक प्रकार का शास्त्रीय वाद्यंत्र है, आप याद रखें भारत का प्रमुख वाद्यंत्र है, अनेकों वाद्यंत्र हैं।
आपको समस्त वादंत्रों के वादक पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न तुम्हें बता रहा है, इशारा कर रहा है बेटा मैं अगली बार इससे अप टू डेट प्रश्न आऊँगा कि वादक वाला प्रमुख वादक और वादंत्र पढ़ लीजिएगा। तो आज रखे प्रमुख संतूर वादक आप देख पाए ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा जो प्रमुख संतूर वादक हैं। चलिएगा अगला पढ़ने के चलते हैं। प्रश्न आइडिया लगाने के लिए ही आपको दिखा रहे हैं कि आप आइडिया लगा पाओ कि किस लेवल का किस टॉपिक का प्रश्न आ रहा है। बार बार आपको कह रहा हूँ बीच बीच में कि आप उस चीज़ को समझो भाई, बिल्कुल विश्वास के साथ देखिए ना। और एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको बता नहीं रहे कि आपका समय बर्बाद हो। समय तो वैसे कम बचा है अपने पास, है कि नहीं। समय कम बचा, एग्जाम आपका शायद 5 जून को हो जाए या 6 को हो जाए, कोई भरोसा नहीं अभी, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष 79 नंबर का 39वीं समांतर जिसे पैरेलल अंग्रेजी में कहते हैं रेखा खालिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और इस प्रकार से भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, भारत से म्यांमार के बीच कौन सी रेखा है, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखें एक प्रश्न आ गया मतलब आपको समझा दिया कि हाँ सीमा रेखा का प्रश्न आएगा। तो आप बता दें 39वीं समांतर रेखा है जी है संयुक्त राज्य अमीरात और कनाडा देश के बीच में स्थित एक सीमा रेखा है। याद रखेंगे मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। आप तो जानते होंगे मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है, याद रखेंगे। और आप डुरंड रेखा की बात करें तो आप डुरंड रेखा जो आपके पाक और अफगानिस्तान के बीच में है कि नहीं। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था क्योंकि भारत पाकिस्तान से हिस्सा हुआ करता था। और रेड फ्लिक रेखा तो आप सुने होंगे जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाक और भारत के बीच में रेखा को क्या बोलते हैं, रेड फ्लिक। तो हमने इतना बता दिया, ठीक है। और आपको श्रीलंका के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, म्यांमार के बीच में, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी। चलिए अगला पढ़ने के चलते हैं। हम आपको आइडिया लगवा अगला प्रश्न आप एक पारा शिफ्ट वहीं तारीख वहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है कि अंग्रेजी में छप गया है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, तो पूछ रहा है भारत का पहला दूरसंचार सैटेलाइट कौन सा। याद रखेंगे आप देख पा रहे ऑप्शन आपके समक्ष है, तो आप ऑप्शन देखेंगे चौथा नंबर एप्पल भारत का पहला दूरसंचार सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सिखा रहा है कि प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न भी आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं ना, हाँ वही प्रश्न याद रखें भाई, है कि नहीं बच्चा। चलिए अगला प्रश्न भी आप देख पा रहे होंगे, मिस प्रिंटिंग के कारण अंग्रेजी में छप चुका है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चलिए तो व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीधी बात आपको जो NIU है इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है भाई। तो आपको बता दें, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसका N मतलब होता है नेटवर्क, I मतलब होता है इंटरफेस और U मतलब यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म। तो NIU का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे सेब मतलब होता है खाने वाला। इसी सेब को गिरने के कारण तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, है कि नहीं। तो सेब से संबंधित रोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो याद रखें यहाँ पर आपको फ्रूट्स संबंधित डिसीज एवं प्लांट डिसीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेब में एक रोग होता है जिसे हम फायर ब्लाइट्स कहते हैं, याद रखें। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो सेब में होने वाला रोग का नाम क्या है, फायर ब्लाइट्स, ब्लाइट, क्या ब्लाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि रोग डिसीज से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं लिचेन एक ऐसा जीव है जो खालिस्तान की चेतावनी देता है। जैसे आप पता होनी चाहिए, जिससे आप कुत्ता होता है, जानते हैं कुत्ता, डॉग एक ऐसा जीव है जो ना पहले से भाप लेता, कोई अगर आपके संकट आने वाली है या कोई आपदा आने वाली है तो उसे अलग से महसूस होने लगता है, उसकी बॉडी में अलग प्रकार के वाइब्रेशन कंपन होने लगते हैं, वो अपने आप भौंकने लगता है। उसी प्रकार एक जीव है जिसका नाम क्या, लिचेन। तो लिचेन एक ऐसा जीव है जो खालिस्तान की चेतावनी देता है, जे संकट आने वाला इसकी चेतावनी डॉग देगा। उसी प्रकार वायु प्रदूषण की चेतावनी कौन देता है, लिचेन। तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 74 नंबर का है, विच कलर इज एस
एसोसिएटेड विथ द रिवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर पूछ रहा है, याद रखें। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे पिंक, ग्रे, ब्लैक, गोल्डन। तो रिवोल्यूशन की बात हो रहा है, तो जिसे हम रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है, रिवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे ग्रे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में है, शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं है। अब अंग्रेजी में दिए तो हम अंग्रेजी में पढ़कर और अंग्रेजी में आंसर बता देते हैं। चलिए, तो द ग्लोबल क्लीमेट चेंज अलायंस इज एन इन्वाइटेड ऑफ। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है द ग्लोबल क्लीमेट चेंज अलायंस इज एन इन्वाइटेड ऑफ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, आप देख पा रहे हो, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी के प्रश्न थे, मैंने कवर नहीं करवाया था, तो अंग्रेजी में दिया था, तो मैं सोचा कि अब अंग्रेजी में ही कवर करवा देता हूँ लास्ट में, है कि नहीं। चलिए, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज नाउ अश। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट प्रोसेस, ठीक है, आउटपुट प्रोसेस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, वो मिस प्रिंटिंग के कारण अंग्रेजी में छप गया, कोई बात नहीं, अंग्रेजी का प्रश्न आ गया है। तो आप देख पा रहे शिफ्ट वही है, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नाउ अस। तो जो ग्लोइंग की बात, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नाउ अस, इसका आंसर आएगा फोटोस्फीयर। क्या आएगा ऑप्शन आपका देख पाएंगे, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोटोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आ स्केलर क्वांटिटी। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज आ स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा, तो याद रखेंगे उसे मॉस कहते हैं, क्या, मॉस, ठीक है। चलिएगा जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शायद 7 प्रश्न हो जो आप अंग्रेजी में दिखाए हमने, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ एक्सेलरी मेमोरीज इन आ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा PROM, एक प्रकार का मेमोरी होता है जिसका हम क्या बोलते हैं, PROM। तो आप सोच पा रहे होंगे कंप्यूटर के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्नों का समाहार समाप्त होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 20 प्रश्न कवर कराया है। आप पता है पूरे 40 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 में 20 प्रश्न हो चुके थे, पार्ट बी में आपको 20 प्रश्न कवर कराया है, ए में, है ना। ए में 20 प्रश्न आप देखा होगा शायद, इसके पहले पार्ट हमने बनाया है। और जो बच्चे कुछ प्रश्न थे हमने शिफ्ट दिखा चुके हैं, तारीख दिखा चुके हैं, और PY की सीरीज चल रही है, और 100% आप बता दें एग्जाम में प्रश्न आने वाले, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, याद रखें, और मत घबराना कि पेपर में क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे। तो आप न्यू एडिशन के साथ हमें ग्रुप डी और NTPC के PY के साथ में RPF कांस्टेबल ऐसा एग्जाम हुए थे हाल में, उनके प्रश्न भी कवर कराया है। अब ALP का भाई अलग होता, थोड़ा सा JEE का अलग होता, उन्हें क्यों करवाएं यहाँ पर, है कि नहीं। तो NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, जिनका थोड़ा लेवल एक सा रहता है, इस चक्कर से मैंने इनको पढ़ाया है। तो 100% आप उम्मीद दिलाते हैं कि उम्मीद के साथ पढ़ोगे, विश्वास के साथ पढ़ोगे तो आपका फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और थोड़ा अंग्रेजी में प्रश्न आ गए थे तो इस बात माफ़ी चाहूँगा, और फिर मैंने प्रश्नों को दिखाया और आंसर बताया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और सहयोग करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम आपके बेहतर काम कर पाएंगे। और वैसे हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, सही सटीक जानकारी के माध्यम से आपको अप टू डेट प्रश्न पढ़ा के आपको तैयारी बेहतर कर रहे हैं। आप भी पढ़ें, आपके सहपाठी पढ़ें, तो सहपाठी पर साझा कर दें। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए हम आपको बता दें 100% उनके लिए हम मददगार देने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, तो ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन वो फीस पेड वाला कोर्स चलता है, याद रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।